हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए लेकर आए हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड बोर्ड के अरसास में पूछे गए पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, जो कि एक नंबर में पूछे गए, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, जिनके आंसर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में देना होता है या फिर उतना लिखना होता है जिससे आंसर कंप्लीट हो, जिसको आपको छोटे से छोटे कम से कम शब्दों में आंसर दीजिएगा और एक नंबर लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में, देखिए 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए, बोर्ड एग्जाम के पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। मतलब आपके लिए इन क्वेश्चन को पढ़ना, केवल इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस साल का 2024 का जो पेपर होने वाला है इसी क्वेश्चंस में से ही पूछे जाने। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हुई है, मैंने ईयर भी उसके सामने लिख मेंशन कर दिया कि किस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। शुरुआत करेंगे ना, तो नहीं किया है लाइक तो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी अच्छे से तैयारी हो सके अपने बोर्ड एग्जाम उत्तराखंड, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड का हूं, तो आपके किसका मार्क्स का मुझे भी ख्याल है। शुरुआत करते हैं 2011 से। 2011 से लगातार देखिए, 2021 में पेपर नहीं होता, सिर्फ 2021 का ही यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा। कोरोना से पेपर जो है हमारा कैंसिल हो गया था, तो हम 2011 से बात करते हैं। 2011 से कौन कौन से क्वेश्चन है लगातार। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। आंसर रिपीट है, आंसर आपके सामने है, पढ़ के बताता हूं ताकि आप इजी समझ सकें। उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, जिन्हें एक उत्पादक दिए गए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित कर सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर पूरा लिखना है, ये मतलब सर आपने तो कहा था एक शब्द में, ये एक लाइन में, ये तो बहुत 4 लाइन हो गया। नहीं बेटा, उतना आंसर लिखना ताकि पूरा सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस है, वाक्य मतलब यहाँ शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हुआ, भले ही आपको दिखने में ज्यादा लंबा लगे, वाक्य मतलब होता है पूरा अर्थ निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घकालिक उत्पादन फलन से क्या आशा है। यदि उत्पादक सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन करता है, तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के अनुपातिक संबंधों में जो दीर्घकालीन से संबंधित होता है को दीर्घकालिक उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों के एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इसको दीर्घकालिक उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिख गया है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है, इसे ही पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन है, दोनों ऊपर नीचे लगातार पूछा गया, तो ये 2012 में पूछा गया था, अब पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। 2004 में देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019 लगातार आया हुआ है 5 साल। उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ये आंसर मैंने यहीं पर लिखा है, बाकी ईयरों में आंसर नहीं दिया है, खाली क्वेश्चन होगा, इसलिए आंसर को यहीं पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर उत्पादन फलन मतलब QX इक्वल टू F ब्रैकेट ABC, जहाँ पर QX का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा और ABC का मतलब होता है उत्पादन के साधन। मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं। 2011 में और 2015 में भी पूछा गया 2 बार। किसी एक निश्चित वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना ही कीमत विभेद के नाम से जाना जाता है। मूल्य विभेद, कीमत विभेद एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशा है। ये क्वेश्चन केवल 2011 में ही पूछा गया हुआ, उसके बाद नहीं पूछा गया, इसलिए ईयर नहीं लिखा होगा आपका। एक देश की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मतलब देश की कुल जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, देश की कुल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज निकलेगा उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। बेटा समझ में आ रहा है ना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैं हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट बता सकते हैं। बचत क्या है, 2011 में भी आया, 2020 में भी आया, हो सकता है 24 में आ जाए, पढ़ना तो है ही है। आय का वह भाग जो व्यय के बाद बचता है उसे बचत कहते हैं। मतलब S इक्वल टू वाई माइनस सी, मतलब हमारी आय है, आय का एक बार खर्च कर देंगे, खर्च करने का जो भी बचा वही बचत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा के चलन गति से क्या आशा है। चलन गति का मतलब है मुद्रा की एक इकाई द्वारा वर्ष में कितनी बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है। मतलब आपने अगर 100 रुपये का नोट यूज़ किया, उस 100 रुपये का नोट साल भर कितनी बार साल भर में रोटेट हुआ इकोनॉमी में, उसे ही मुद्रा की चलन गति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिए आप 2011 की ही बात कर रहे हैं हम।
एक ऐसा बजट जिसमें सरकार के व्यय सरकार की प्राप्तियों से अधिक होता है उसे घाटे के बजट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या आशय है? लोचपूर्ण विनिमय जिसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है उसे लोचपूर्ण विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। इस विनिमय दर के निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ओके, ये तो हो गया 10 क्वेश्चन 2011 के। अब बात करते हैं 2012 चुनाव की समस्या के 2 कारण। देखिए चुनाव की समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार पूछा गया है। इसका मैंने आगे जाके ईयर भी बताया किस किस साल पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चुनाव की समस्या या उसके कारण एक ही चीज़ है, आपको पूछना है। चुनाव की समस्या के 2 मुख्य कारण है, लोगों की आवश्यकताओं का असीमित होना और लोगों के पास सीमित संसाधनों का होना। यही चुनाव की समस्या के 2 प्रमुख कारण, रट लीजिए, आ सकता है। अवसर लागत क्या है? वह अवसर लागत किसी वैकल्पिक लागत के रूप में जाना जाता है। निर्णय लेने के दौरान सर्वोत्तम विकल्प के मामले में पसंद का मूल्य होता है। मतलब अगर किसी 2 वस्तु का प्रयोग करते हैं तो एक वस्तु के प्रयोग के लिए दूसरे वस्तु की प्रयोग की मात्रा कम करनी पड़ती है, तो इसे ही अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मांग में परिवर्तन, ये 2012 में आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा क्योंकि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन 10 सालों का है। 10 क्वेश्चन करके हिसाब से भी देखेंगे तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा बता रहा हूँ, 11 साल के आसपास। वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, जिसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 12 में भी आया या 15 में भी आया हुआ, 2015 में, एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग कम होती है, सही, मांग की तुलना में उसकी पूर्ति कम होती है, उसको सीमितता कहते हैं। मान लो आप कहीं पर कोई सामान लेने जाए 10 यूनिट और बाजार में केवल और केवल 50 यूनिट हो, 100 यूनिट की जगह 50 यूनिट, तो उसको सीमितता के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। स्मॉल क्वेश्चन है, आ सकता है एमसीक्यूज में, फिलहाल ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य का वहन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। 2012 में आया, 20 कम से 7 से 8 साल आया। मैं आगे ईयर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछा गया, तो आपको तैयार रखना इसके आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि शॉर्टकट में बोलते हैं CSO के द्वारा की जाती है। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह ये रॉ, ठीक है, ध्यान में रखना। ये 2012 का क्वेश्चन है। वहीं पर क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर में, 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, कीन्स की ग्रंथ का नाम है, जो कि 1936 में प्रकाशित थी, जिसके अंतर्गत प्रभावी मांग के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। और क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कम से कम 5 या 6 बार रिपीट हुआ है। इसके कौन कौन से साल रिपीट हुआ ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर हो तो गुणक का मान बताइए। देखिए अगर मान लो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और MPS दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों का मान कितना होगा? मान 0.5 तो गुणक का मान होता है 1/MPS यानी कि 1/0.5, मतलब पॉइंट से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 2। हमेशा MPC और MPS अगर बराबर होता है तो इन दोनों का मान हमेशा, गुणक का मान हमेशा ध्यान में रखना 2 होता है। ये रट्टा मान लीजिए दिमाग के अंदर। अब शुरुआत करेंगे 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। कभी सूक्ष्म पूछा जाता है, कभी व्यष्टि, क्या अभिप्राय? ये 2013 में 2017 में पूछा गया है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत एवं सूक्ष्मतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है? एक ऐसी स्थिति जिसमें उपभोक्ता के द्वारा किए गए व्यय की तुलना में उसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर अधिकतम होता है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, उपभोक्ता संतुलन, और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। ये 2013 में, साथ ही साथ 2015 में भी पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको ईयर टू ईयर बताता चलता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और ये क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, 2011 में भी आया हुआ है, 2013 में भी, 15, 18, 19 लगातार आ गया है। तो ये क्वेश्चन तो आप तो रट्टा मार लो, याद कर लो भाई, आ सकता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24,
स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। सबसे पहले तो स्थानापन्न वस्तु क्या होती है ये बता दीजिए। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। जैसे चाय एवं कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे पतंजलि पेस्ट एवं कोलगेट पेस्ट स्थानापन्न वस्तुएं हैं। समझ में आ गया ना। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा जा चुका है अब तक पिछले 10 सालों में, 2013 में, 17 में और 2022 में। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि यहाँ पर बाजार कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है। दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं का इस प्रकार होना कि दोनों की आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ति हो और दोनों ही उसको विनिमय करने के लिए तैयार हो, तो उसे दोहरे संयोग की आवश्यकता के नाम से जाना जाता है, जो कि वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि वहाँ पर ये संयोग हो ही नहीं पाता था। इसी संयोग को दूर करने के लिए फिर मुद्रा का विकास हुआ। बैंक दर किसे कहते हैं, जिस दर पर देश की केंद्रीय बैंक, देखिए यहाँ पर बॉल लग गया, जिस दर पर देश की केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को पूर्णकालिक प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करता है, उसे बैंक दर कहते हैं। मतलब सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे जिस दर पर ब्याज जाएगा उसी बैंक दर के नाम से जानेंगे। वहीं पर प्रत्याशित निवेश की परिभाषा दीजिए। प्रत्याशित निवेश क्या है, ऐसा निवेश जो आय या लाभ की आशा से, आय या लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, उसे प्रत्याशित निवेश कहते हैं, कि जहाँ पर लाभ होगा तभी वही निवेश किया जाएगा। ये ऐसा निवेश प्रत्याशित निवेश के नाम से जाना जाता है। 29, सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है, जिसके आगे डेट नहीं है, मतलब वो रिपीट कम हुआ है, फिर भी ये क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो मान लीजिए 2024 की तो परफेक्टली आपने अपने लघुत्तरीय प्रश्नों की तैयारी कर ली है। सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है, एक अर्थव्यवस्था में निवासित सभी व्यक्तियों की मांगों का योग, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी व्यय करते हैं अपनी वस्तु और सेवाओं पर, उसे सामूहिक मांग के नाम से जाना जाता है। सामूहिक मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C + I, अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर किया गया व्यय और उत्पादन पर किया गया व्यय, दोनों के व्यय को जोड़ेंगे तब जाके ये सामूहिक मांग बनता है। विदेशी विनिमय बाजार से क्या अभिप्राय, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को बता दूं आपका, विदेशी विनिमय, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, साथ ही साथ 2015 में भी पूछा गया है। विदेशी विनिमय बाजार से क्या अभिप्राय है, वह बाजार जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का आपसी लेन देन होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जाना जाता है। ओके बेटा, अब बात करेंगे 2014 की। 2014 में कौन कौन से रिपीट हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीमांत उत्पादन संभावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, उत्पादन संभावना, सीमांत एक वक्र है जो सीमांत उत्पादन संभावना एक वक्र, ये सीमांत है ना, ये आगे लगेगा बेटा थोड़ा सा, ये सीमांत उत्पादन संभावना एक वक्र है जो सीमित संसाधनों वाली अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जो ये बताता है कि दो उत्पादों को x और y में किस प्रकार से दर्शाया जाता है, जो उसके उत्पादन की मात्रा को बताता है, उसे सीमांत उत्पादन संभावना के नाम से जानते हैं। उपयोगिता से क्या आशय है, किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे एक उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता के नाम से, जिसको तुष्टिगुण या यूटिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है। 34, अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। आपने 2011 में पढ़ा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अब 2014 में आ गया अल्पकालीन उत्पादन फलन, और उत्पादन फलन तो आ ही रहा लगातार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड 1 मार्क्स से क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर केवल कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसे अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पाधिकार क्या है, ओलिगोपोली बोलते हैं इंग्लिश में। बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं और बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व रखते हैं, अल्पाधिकार कहते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता नहीं होते, कुछ ही होते हैं, और बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर सबका कब्जा होता है, तो उसको अल्पाधिकार के नाम से जानते हैं। इस बाजार में बहुत ज़्यादा गलाघोट प्रतियोगिता पाई जाती है। 36, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।
दोनों का अर्थ बता दो, क्योंकि एक नंबर में ज़्यादा क्या लिखोगे, दोनों का अर्थ बता दो, आज हो जाएगा। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि जहां पर सामूहिक और बृहद समस्या का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। दोनों का अर्थ लिख दीजिए, अंतर भी कंप्लीट हो जाता है। मुद्रा के कोई दो कार्य, देखिए मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, 2012, 2014, 2015, 2020, 2022 पूछा गया है, और इसके आंसर मैंने ऑलरेडी 2012 का जब पढ़ाया था क्वेश्चन उसमें बता चुका हूं कि मुद्रा के दो प्रमुख कार्य है, एक है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? ऑब्वियसली भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39, अविस्फीतिक अंतराल की परिभाषा दीजिए। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जिसमें संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में वास्तविक सामूहिक मांग अधिक हो जाती है, यह एक ऐसी स्थिति जहां पर एक ऐसी जगह संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में वास्तविक सामूहिक मांग कम हो जाती है। बेटा थोड़ा सा ये कम हो जाती है तो उसे अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। मतलब इस स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम होती है। ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, कुल आय एवं कुल बचत के बीच के अनुपातिक संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं और इसका फार्मूला होता है APS बचत मतलब सेव S/Y। किसी भी देश में कुल आय और उस देश की होने वाली कुल बचत के बीच का संबंध औसत बचत प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विदेशी विनिमय दर क्या है? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, 14 में भी और 2018 में भी 3 साल पूछा गया। ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा बताता हूँ। वह दर जिस दर पर एक देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय होता है उसे विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्नों की। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी रिपीटेड, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। जैसे संसाधनों की दुर्लभता बात करें या फिर दुर्लभता को दूसरा नाम से सीमितता की बात करें, एक ही चीज़ है कि जब मांग जितनी होती है मांग की तुलना में अगर पूर्ति कम होती है तो उसको सीमितता के नाम से जानते हैं। 2012-2015 में पूछा गया है। उपभोक्ता संतुलन भी पहले पूछा जा सकता है, 2013 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया है। एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता जितना व्यय करता है उसकी तुलना में उसकी संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होता है, उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मांग की इकाई लोच कब होती है? इकाई लोच का मतलब होता है जब ED = 1 कब होता है? एक ऐसी स्थिति जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों ही समान होता है, इस स्थिति में मांग की लोच इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 45, वैसे में उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय? देखिए 11, 13, 15, 18, 19 लगातार पूछा गया। ये क्वेश्चन कीमत विभेद क्या होता है? जब एक ही वस्तु को अलग अलग विक्रेताओं पर अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है उसे कीमत विभेद कहते हैं। मुद्रा के कार्य या प्राथमिक कार्य अगर एक नंबर पूछा जाता है, दो ही का लिखने आता है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ये तीनों रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो हो गया ना आप लोगों के वारे नारे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करेंगे, 100% गारंटी है। इन क्वेश्चंस के बाहर तो जाना ही नहीं है इस बार। क्वेश्चन नंबर 48, साख निर्माण से क्या आशय है? साख निर्माण से तात्पर्य बैंक द्वारा अपने भंडार के एक हिस्से के रूप में जमा विस्तार करने की क्षमता से है। मतलब उसके पास जो प्राथमिक जमा है, प्राथमिक जमा को व्युत्पन्न जमा या फिर द्वितीयक जमा में कन्वर्ट करना ही साख निर्माण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बचत फलन क्या है? पहले पूछा गया था बचत, अब पूछा गया बचत फलन। आय तथा बचत के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है, जब सभी कुशल एवं योग्य नागरिकों को जो कि एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक है उनकी कार्य की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण रोजगार मतलब मान लीजिए 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिल जाता है तो उन्हें पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं? ये 2013 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है जहां पर देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ क्रय विक्रय होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 2016 में पूछे गए क्वेश्चन, जहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, चयन की समस्या या चुनाव की समस्या क्या है?
दो कारण बताइए, क्या होता है यह कारण बताइए, एक साथ पूछा जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लगातार पूछा गया है, और 22 के बाद देखिए 2 साल का गैप है, 24 में भी पूछा सकता है भाई, 100% पूछ लो। चयन की दो कारण होता है, एक होता है असीमित आवश्यकताएं और दूसरा है सीमित साधन, जो चयन की समस्या के दो प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के प्रकारों को बताइए। मांग के प्रकार है आय मांग, कीमत मांग, तिरछी मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक, कई प्रकार की मांग होती है, ये मांगों के प्रमुख प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा की समीकरण को बताइए। बजट रेखा समीकरण जहां पर m इक्वल टू x1p1 प्लस x2p2 होता है, क्योंकि दो वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के आधार पर एक उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है, तो इन्हीं दोनों के टोटल से बनता है बजट रेखा का समीकरण। अल्पकाल में कारकों की प्रकृति कैसी होती है? अल्पकाल में कारकों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, मतलब यहाँ पर कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं और कुछ कारक स्थिर होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं और यहाँ पर वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का मिश्रित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के दो दोषों को बताइए। मुद्रा के दो दोषों में सबसे प्रमुख है, मुद्रा के आने से लोगों में नैतिकता का पतन हुआ है और मुद्रा ने समाज को आय के आधार पर वर्गीकृत कर दिया है कि तू अमीर मैं गरीब, ये इस तरह से समाज को बांट दिया है, जो कि मुद्रा के दो प्रमुख दोषों में है। क्वेश्चन नंबर 58, नगद कोष अनुपात का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप से जमा रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, देखिए 12, 16, 19 में आया हुआ, ये वही क्वेश्चन है। जब MPC और MPS बराबर होते हैं तो गुणक का मान कितना होगा? मैंने रटने के लिए कहा था, कितना बताया था? 2 होता है। कैसे होता है मैंने बताया था, थोड़ा सा बैक करके क्वेश्चन को देखिएगा, पता चल जाएगा। 2012 में मैंने समझाया है, जब 12 बार बताया था। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतः विनियोग किसे कहते हैं? स्वायत्त विनियोग भी कहते हैं, स्वतः विनियोग भी कहते हैं। वह निवेश जो आय एवं लाभ की प्रत्याशा से वंचित होता है, अर्थात जो आय से प्रभावित नहीं होता, सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए किया जाता है, उसे स्वतः विनियोग के नाम से जानते हैं। दो अदृश्य बंधों के नाम बताइए। परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, जितनी भी सेवाएं वो अदृश्य मदें होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, तकनीक सेवाएं, शिक्षा, ये सब अदृश्य मदों के उदाहरण हैं। आप बात करते हैं 2017 की। 2017 में कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा, जो कि ऑलरेडी मैं 13 में बता चुका हूं और ये 17 में भी आया है। वह अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जहाँ पर अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जहां पर उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है कि आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक। और यहाँ पर वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, ये सब जो है सामान्य वस्तु की कैटेगरी में आती हैं। मांग का नियम गुणात्मक है या परिमाणात्मक? मांग का नियम बस इतना ही बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा, कितना ये नहीं बताता, इसलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक कथन। बाजार की किस स्थिति में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में होती है? ठीक है ना, पहले भी पूछा जा चुका 2013 में, 17 में भी पूछा जा रहा है और 2022 में भी पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन का आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सीमांत लागत यानी कि MC, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल लागत में परिवर्तन यानी कि डेल्टा TC बट्टे कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा Q। वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कमियां बताइए। दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य के संचय में कठिनाई, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की दो प्रमुख कमियां हैं। वैसे कमियां तो बहुत सारी है, जो आपको याद है वो लिखिए, फिलहाल मैंने आपको 2 बता दिया है। व्यापारिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्यों को बताइए। व्यापारिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्य है जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करना और जनता की आवश्यकता पर उन्हें ऋण प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS कितना होगा? जब भी MPC दिया जाता है और MPC पूछा गया हो, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होता है MPS = 1 - MPC।
1 में से 0.8 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 0.20, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना होगा 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणक का सूत्र बताइए। निवेश गुणक का सूत्र सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो आंसर होगा ये गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC, शॉर्टकट में लिखते हैं K = 1/1 माइनस MPC। नेक्स्ट, यदि $130 की आवश्यकता होती है तो रुपए का विनिमय दर क्या होगा। तो हमारे विनिमय दर की कैलकुलेशन करेंगे। $2 में $130 का भुगतान दिया जा रहा है, तो $1 में कितने का भुगतान हो रहा है 65 रुपये। तो इसी को विनिमय दर के नाम से जानेंगे कि वह दर जिस दर पर लेन देन पूरा हो रहा है। अब चलते हैं 2018 में कौन कौन से। पहला क्वेश्चन, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या के कारण या चयन की समस्या उत्पन्न होने के कारण एक ही चीज़ है, ये लगातार पूछा गया है। 2 ही कारक होते, सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध भंडारों के सेट को बजट सेट कहते हैं, जहां पर वो अपनी आय को वस्तु की कीमत के आधार पर जिस संयोगों के साथ व्यवस्थित करता है, सभी सेट की व्यवस्था को उपभोक्ता के बजट सेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 MCQs में पूछा गया था। वैसे तो कई सारे MCQs पूछा जाने लगा था 2018 के बाद से कम, और 2022 से तो MCQs कंपलसरी कर दिया गया, 4 MCQ। अब देखिए क्वेश्चन है, जब सीमांत बचत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, उस समय कुल उपयोगिता कितनी होगी, अधिकतम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। याद रखिए क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020 या 22 में आया चुका है, मैं आगे बताऊंगा। ये उत्पादन फलन क्या है, ये देखिए सेम क्वेश्चन हर बार आ रहा है, याद करके रखिएगा कि आगतों और निर्गतों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। 76, यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो किंतु विक्रेताओं की संख्या अति अल्प यानी कि बहुत कम हो, तो उसे कौन सा बाजार कहते हैं। आंसर है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली। बैंक दर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, 2018 में भी। तो बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर देश की केंद्रीय बैंक देश की व्यावसायिक बैंकों को पूर्णकालिक प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करती है। 78 2018 में पूछा गया है, 22 में भी। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसमें वे सभी लोग जो मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिलता। मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, सभी लोगों को काम जब नहीं मिलता, उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। ये भी 12, 14, 18 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, आप पीछे जाके उसको वहाँ से देख सकते हैं दोबारा। 2019 में पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या किसे कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चुनाव की समस्या, चुनाव के कारण एक ही चीज़ है। चुनाव की समस्या क्या होता है, सीमित संसाधनों के कारण सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, जिसे चुनाव की समस्या कहते हैं। मांग तालिका का क्या अर्थ है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को मांग तालिका के नाम से जाना जाता है। दूध का बाजार कैसा बाजार होता है। दूध का बाजार अति अल्पकालीन बाजार होता है क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं रख सकते। एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों मतलब उत्पादन के साधनों और निर्गतों यानी कि उत्पादन की मात्रा, तो साधनों और मात्रा के बीच के संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। साख मुद्रा का एक उदाहरण दीजिए। साख मुद्रा का उदाहरण होता है चेक, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब साख मुद्रा के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर देखिए 2009 में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर MPC और MPS बराबर हो तो गुणक का मान कितना होगा 2। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया है, तो याद करके रखिएगा, हो सकता है इस साल भी आ जाए। अनुकूलतम भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। अनुकूलतम भुगतान संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें देश की वस्तु और सेवाओं के निर्यात में होने वाली कुल कमाई एक विशेष अवधि वस्तु और सेवाओं के आयात पर कुल व्यय से अधिक होती है। उसको अनुकूलतम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे 2020 की। पहला क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण। मांग में परिवर्तन क्या अर्थ है, 2012 में बता चुका हूँ, ये 2012 में पूछा गया, ऊपर आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता, ये भी पहले बताया जा चुका है, फिर भी आंसर है अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 90, सीमांत उपभोग उत्पाद वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार होती है? सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति उल्टे यू आकार की होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरने की होती है, ये कुछ ऐसा होता है और नीचे गिरता होता है, तो उल्टे यू। मुद्रा के दो कोई कार्य बताइए, ये भी लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। बचत का क्या अर्थ है? ये भी 2011 में भी पूछा जा चुका है, 2020 में भी आया था। तो बचत का मतलब होता है आय का वह भाग जो व्यय करने के बाद बचता है, उसे बचत कहते हैं। 93, भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। किसी देश का शेष विश्व के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन देनों का विवरण जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है, भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। अब वो क्वेश्चन 2000, देखिए 2021 में पेपर हुआ नहीं था, इसलिए 2021 का कोई क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, तो मैंने यहाँ पर शामिल भी नहीं किया है। और 2022 में केवल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें MCQ ज़्यादा पूछ लीजिए गए थे, ठीक है ना। तो चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाजार के किस रूप में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में, इसका आंसर आप पता चल चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मुद्रा के 2 कार्यों को लिखिए, ये भी रिपीट हुआ है। और अनैच्छिक बेरोजगारी भी ऊपर बता चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप पहले से देख लीजिए, अब नोट तो कर ही लोगे आप लोगों ने आंसर में। 2023 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पुराना और रिपीट हुआ, सारे क्वेश्चन नए टाइप में आएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 2023 मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है ये। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है? तो आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मांग वक्र की प्रवणता या ढाल साधारणता कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा ऋणात्मक होती है। मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपका आंसर होगा उपयोगिता कहलाती है। अल्पकाल में फर्म जिस कारक में परिवर्तन कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? अल्पकाल में परिवर्तनशील कारकों में ही केवल परिवर्तन किया जा सकता है। 102, जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी चरण में नहीं गुजरना पड़ता उसे क्या कहते हैं? उन्हें अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन की मात्रा को क्या कहा जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, शॉर्टकट बोलते हैं MPC। 104, सेटेरिस परिभाष का शाब्दिक अर्थ क्या है? आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला यह वाक्यांश अन्य सभी चीज़ों के अपरिवर्तित या स्थिर रहने पर, कहते नहीं हम बातों में अन्य बातों के समान रहने पर, तो इसी को ही सेटेरस परिवश के नाम से जानते हैं, जो बताता है कि कुछ कारक को स्थिर रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु अथवा सेवा कर कब लागू किया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का क्लास? इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्हीं 105 क्वेश्चन को तैयार करते हैं, ये मान के चलिए 2024 में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, कर लो, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा उत्तराखंड बोर्ड का 14 मार्च तक, आपको इतना मैटर मिल जाएगा ना कि आपको साल भर जो पढ़ा उससे मतलब नहीं होगा। मैंने जो बताया है उसी को पढ़ेंगे तो आपको 80% तक आराम से आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।